हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का 8th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के एन फैक्टर के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के भी बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एन फैक्टर होता है किसी भी रिएजेंट का या किसी भी कंपाउंड का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के रिएक्शंस में जा रहा है। तो अगर हम लोग रिएक्शंस को अलग कर देंगे तो हो सकता है उसी रिएजेंट का हम लोगों का एन फैक्टर भी अलग हो जाए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स लिखे हुए हैं और उनका एन फैक्टर भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग सबसे पहला फर्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2O। इसको हम लोग, है ना, मोर सॉल्ट भी कहते हैं। और जब भी ये कंपाउंड रिएक्ट होता है तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ये +2 है। तो ये जब भी कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो ये Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट होगा, यानी Fe2+ यहाँ पर Fe3+ में कन्वर्ट होगा। तो ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यानी ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शंस किसके साथ होगा? तो इसका रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा, जैसे कि KMnO4 हो गया या फिर K2Cr2O7 हो गया। तो जब भी हमारे सवाल में, है ना, ऐसे पूछा जाएगा कि मोर सॉल्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ, है ना, स्पेशली KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस कंपाउंड का जो एन फैक्टर है वो हम लोगों का 1 है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर किसी भी कंपाउंड का होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, यानी उस मॉलिक्यूल में कोई एटम होगा, एक से ज्यादा भी टाइप के एटम्स हो सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा होगा। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है उसी को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मोर सॉल्ट होगा उसका एन फैक्टर यहाँ पर हम लोगों का 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड कंपाउंड देखते हैं KMnO4। ठीक है, KMnO4 हम लोग जानते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर KMnO4 किसी एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में। ये हम लोगों को याद रखना होगा। अगर ये टेबल हम लोग याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेशियम का 1 होता है, तो Mn का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 है, तो अगर 4 ऑक्सीजन के एटम है तो हम लोग क्या करेंगे, -8 हो जाएगा। यहां से हम लोगों का Mn का +7 आ जाएगा। तो अगर हम लोग KMnO4 को एसिडिक मीडियम में देखें तो कितने का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है? 5 का। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर हम लोगों का 5 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें KMnO4 अगर माइल्ड बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में अगर रिएक्ट करता है तो वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। जहां पर अगर हम लोग यहाँ पर Mn का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये यहाँ पर +4 है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 होगा। तो अगर हम लोग डिफरेंस देखें +7 और +4 का तो हम लोगों को 3 आएगा, और इसीलिए KMnO4 का माइल्ड बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में जो एन फैक्टर होगा वो हम लोगों का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 का रिएक्शंस अगर देखेंगे तो KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO4 - में, जहां पर हम लोगों का Mn का जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो +6 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग Mn का अगर x माने तो x -8 = -2 हो जाएगा, तो x बराबर +6 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हम लोगों का 1 आएगा। यानी अगर हम लोग स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 का रिएक्शन अगर हम लोग देख रहे होंगे तो उसके लिए हम लोगों का एन फैक्टर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, ये एन फैक्टर जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स के लिए है ना। उसी तरह अगर हम लोग, है ना, डाइक्रोमेट आयन, है ना, Cr2O7 2-, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग, है ना, डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो कन्वर्ट होगा Cr3+ में। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ चेंज इन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोगों का 3 आ रहा है।
पर यहां पर क्रोमियम का हम लोगों के पास 2 एटम है, तो एक एटम में 3 का चेंज हुआ है, तो 2 एटम में हम लोगों का 6 का चेंज होगा, और इसीलिए यहां पर हम लोगों का n फैक्टर 6 आ जाएगा। ठीक है, एक एटम में 3 का चेंज हो रहा है तो 2 एटम में 6 का चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लोग C2O4 2- देखें, है ना, इसको हम लोग ऑक्सिलेट आयन भी कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का ऑक्सिलेट आयन। तो जो C2O4 2- है ये कन्वर्ट होता है CO2 में। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +3 होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका x मानेंगे तो 2x - 8 बराबर -2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू +3 हो जाएगा। और यहां पर अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +4 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर फिर देख सकते हैं, अगर पर एटम अगर हम लोग चेंज देखें तो 1 का हो रहा है, लेकिन चूंकि ऑक्सिलेट में 2 कार्बन के एटम्स हैं, इसीलिए हम लोगों का जो चेंज होगा, एक एटम में अगर 1 का हो रहा है तो 2 एटम में 2 का हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग का ऑक्सिलेट आयन का जो n फैक्टर है वो हम लोगों का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो H2O2 है। तो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर बिहेव करेगा तो वो कन्वर्ट होता है H2O में, जहां पर यहां तो पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अगर हम लोग पर एटम यहां पर चेंज देखें तो 1 का हो रहा है, यहां -1 है और यहां -2 है, तो पर एटम अगर ऑक्सीजन का देखें तो 1 का चेंज हो रहा है। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हम लोगों को 2 एटम के लिए चेंज देखना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों का इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अगर हम लोग अगर उसका यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा हम लोगों का O2 में। तो यहां पर हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट के फॉर्म में है, और यहाँ ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पर एटम चेंज देखें तो 1 का हो रहा है, और चूंकि हम लोग H2O2 का n फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास कितने एटम है? 2, और इसीलिए हम लोगों का पर एटम 1 का चेंज हो रहा है, तो 2 के लिए हम लोगों का 2 का चेंज हो जाएगा, और इसलिए इसका n फैक्टर हम लोगों का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग H2S का देखते हैं। तो H2S जब भी रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है S में, और अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है, और ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एटम 2 का चेंज हो रहा है, और चूंकि H2S में सल्फर के एक ही एटम है, इसलिए इसका n फैक्टर हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर I2 देखें तो I2 जब रिएक्ट करता है तो वो कन्वर्ट होता है I- में। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें I2 का तो 0 होगा, क्योंकि I2 जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में है, और I- का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है। तो अगर एक एटम में अगर हम लोग चेंज देखें ऑक्सीडेशन नंबर का तो वो 1 आएगा, और चूंकि I2 में यहाँ पर 2 एटम है, इसीलिए हम लोगों का इसका n फैक्टर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग SO3 2- सल्फाइड आयन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और SO3 2- कन्वर्ट होता है SO4 2- में, जहां सल्फर का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +6 आएगा। आसानी से निकाल सकते हैं, सल्फर का हम लोग x मान लेंगे, और हर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू +6 आ जाएगा, और इसके लिए हमारा n फैक्टर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना 2 का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग फेरस ऑक्सिलेट कहते हैं। तो अगर हम लोग फेरस ऑक्सिलेट को देखें तो जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर देखे हैं C2O4 पर कितना चार्ज होता है? 2-, इसीलिए यहाँ पर आयरन पर कितना चार्ज होगा? +2, और C2O4 में अभी हम लोगों ने देखा है कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, तो यहाँ आयरन का +2 हो गया और कार्बन का +3 होगा। तो जब फेरस ऑक्सिलेट रिएक्ट करेगा तो Fe2+ चेंज होगा Fe3+ में, और C2O4 2- जो चेंज होता है वो CO2 में होता है, जहां पर यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा।
तो अगर हम लोग अब देखें कि यहां पर मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ +2 है और +3 है, तो यहाँ 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ +3 से +4 है, तो यहाँ पर भी है ना इंक्रीमेंट हमारा 1 का है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? 2। तो 1 बढ़ा आयरन में, और कार्बन में चूंकि 2 एटम है, हर एटम में 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो 2 एटम में 2 बढ़ेगा और 1 आयरन का बढ़ा, और इसीलिए हम लोगों को कहेंगे कि जो फेरस ऑक्जेलेट है उसका n फैक्टर हम लोगों का 3 आ जाएगा। 1 आयरन में बढ़ा है और 2 कार्बन में बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 2 एटम है ना, हर एटम में +1 का इंक्रीज हुआ है, तो 2 एटम में +2 का इंक्रीज हुआ और 1 आयरन का इंक्रीमेंट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे n फैक्टर 3 कहेंगे। अगर हम लोग है ना सोडियम थायोसल्फेट कहें Na2S2O3, तो ये चेंज होता है Na2S4O6 में। अगर हम लोग यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +2 आएगा, और अगर यहाँ पर हम लोग निकालें सल्फर का तो ये +2.5 आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है? 0.5। एक सल्फर में 0.5 का चेंज हो रहा है। तो हम लोगों के पास यहाँ सल्फर के कितने एटम्स हैं? 2 एटम है, तो एक एटम में 0.5 का चेंज हुआ है, तो 2 एटम्स में हम लोगों का 1 का चेंज हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों का इसका n फैक्टर 1 आ जाएगा। तो सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ पर n फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर SN2+ रिएक्ट करेगा है ना, तो वो कन्वर्ट होगा SN4+ में, तो यहाँ कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है? 2 का, और इसीलिए इसका n फैक्टर हम लोगों का 2 हो गया। अब अगर हम लोग देखें HNO3, तो जब अगर हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 अगर रिएक्ट कराते हैं किसी से, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? NO2 में। जहां पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का चेंज है वो 1 का हो रहा है, और इसीलिए हमारा HNO3 का n फैक्टर 1 हो जाता है अगर हम लोग HNO3 कंसंट्रेटेड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो। अब हम लोग यहाँ पर n फैक्टर देखेंगे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और Cl2 गैस का। तो कभी कभी जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोगों का हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या फिर क्लोरीन गैस जो है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोड पर रिलीज होता है। तो उस केस में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस का n फैक्टर कितना होगा, तो हाइड्रोजन गैस कब बनेगा? जब 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम लोग देखें तो उस 1 मोल के लिए जितना मोल इलेक्ट्रॉन्स हमारा इन्वॉल्व होगा वही हमारा n फैक्टर होता है उस सब्सटेंस का। तो अगर हमको हाइड्रोजन का अगर 1 मोल चाहिए तो हम लोगों को कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा? 2 मोल। और इसीलिए जब कभी भी हाइड्रोजन गैस का अगर n फैक्टर पूछा जाए, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस का n फैक्टर 2 होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस है वो हम लोगों को कैथोड पे मिलता है, और O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे मिलता है। तो अगर कोई कहेगा कि हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे बन रहा है उसका n फैक्टर क्या है? तो 2 है। और उसी तरह OH- जो है जब एनोड पे जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है और वो कन्वर्ट होता है O2+ 2H+ 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर O2 का हम लोगों का अगर 1 मोल है ना अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज करना पड़ेगा, और यही कारण है कि अगर हम लोग O2 का n फैक्टर देखें तो 4 होता है। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग Cl2 गैस को अगर 1 मोल बनाना होगा तो Cl- जो है वो 2Cl- क्या करेगा? Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को रिलीज करेगा। इसका मतलब है अगर हम लोग को Cl2 का 1 मोल चाहिए तो हम लोगों को कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज करना पड़ेगा? 2 मोल, और इसीलिए Cl2 गैस का n फैक्टर हम लोगों का 2 होगा। तो इस बात को हम लोग को याद रखना है कि H2 गैस के लिए n फैक्टर जो है वो 2 है, O2 गैस के लिए n फैक्टर हमारा 4 है, और साथ ही साथ अगर Cl2 गैस अगर हम लोग रिलीज हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो n फैक्टर है वो 2 है। तो इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग
वॉल्यूम ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ एनी, है ना, आइडियल गैस अगर हम लोग कहें एट, है ना, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर अगर एनटीपी बोला जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी आइडियल गैस का अगर हम लोग 1 मोल लें और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर हम लोग प्रेशर जो है यहां पर हम लोग 1 बार मानते हैं और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है, जबकि एनटीपी पर जो हमारा प्रेशर होता है वो 1 atm होता है और जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस और फिर या हम लोग 273 केल्विन बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों का 1 मोल गैस अगर एसटीपी पर हम लोगों को अगर रिलीज हो रहा होगा तो वो जो है 22.4 लीटर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर एक और फॉर्मूला जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है वो हम लोगों का n इंटू, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, n इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि अगर हम लोगों का हाइड्रोजन का, ठीक है, 2 मोल रिलीज हो रहा है, तो जैसे ही हम लोग यहां पर 2 मोल लिख देंगे और हाइड्रोजन के लिए n फैक्टर 2 होता है तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन का कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोगों को मिलेगा, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोगों को मिलेगा। या फिर आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम लोगों को हाइड्रोजन गैस का जो है ना, वो 22.4 लीटर रिलीज हो रहा है तो 1 मोल रिलीज होगा। 44 पॉइंट अगर हम लोग कहें 8 लीटर अगर रिलीज हो रहा है तो 2 मोल रिलीज हो रहा है, तो उसकी सहायता से भी हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो n इंटू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो अगर हम लोग यहां पर कहें कि 1 मोल में, है ना, अगर हम लोगों का हाइड्रोजन होगा तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा, 2। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। ऑक्सीजन के 1 मोल में हमारे पास 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे और उसी तरह क्लोरीन के भी 1 मोल में हमारे पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, क्योंकि n फैक्टर हाइड्रोजन का 2 होता है, क्लोरीन का भी 2 होता है और ऑक्सीजन का हम लोगों का 4 होता है। यानी अगर हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है तो हम लोग आसानी से n इंटू नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कहा हम लोगों का एग्जाम्पल में कि अगर हमारे पास 5.6 लीटर O2 गैस जो है वो हम लोग कह रहे हैं एसटीपी पर है ना, एसटीपी पर, तो ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं 5.6 लीटर का मतलब कितना मोल्स होगा, तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर होता है, तो 5.6 लीटर में कितने मोल्स हो गए, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो 5.6 लीटर O2 एसटीपी का मतलब इतना मोल्स हो गया और O2 का जो n फैक्टर होता है वो 4 होता है, तो जैसे ही हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का 1 आ जाएगा, यानी ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एनोड पे कभी 5.6 लीटर कहेगा कि O2 गैस रिलीज हो रहा है एसटीपी पर, तो अगर मोल्स के टर्म में देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का अगर n फैक्टर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग आसानी से उसका ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डिस्कस करेंगे। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसकी सहायता से आप चाहे टाइट्रेशन के प्रॉब्लम्स हो या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रॉब्लम्स है या यूडियोमेट्री के प्रॉब्लम्स हो, उनको काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो मोल्स की संख्या हो सकती है कि वो अलग अलग हो, रिएक्टेंट्स का मोल का संख्या अलग हो सकता है, प्रोडक्ट का मोल का संख्या अलग हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा
रिएक्टेंट का या भी प्रोडक्ट का वो हमेशा आइडेंटिकल होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जो 2A + 3B और ये रिएक्ट करके अगर हम लोगों को C + 4 अगर D कह रहा है, तो जैसा कि अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर A का जो 2 मोल है वो B के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है और C का 1 मोल और D का 4 मोल बनेगा। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सबका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अलग अलग है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर A का हमारे पास 5 ग्राम इक्विवेलेंस है अगर रिएक्ट कर रहा है, तो B का भी 5 ही ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट करेगा और साथ ही साथ C का भी 5 ही ग्राम इक्विवेलेंस बनेगा और D का भी 5 ही ग्राम इक्विवेलेंस हम लोगों को मिलेगा। यानी ये कहता है कि यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A is equal to number of gram equivalents of B है ना is equal to number of gram equivalents of C is equal to number of gram equivalents of D। यानी चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है कि अगर हम लोगों को किसी सब्सटेंस का मास दिया गया या वेट दिया गया है W, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड कर दें, यानी वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट या मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा। और अगर हमको इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं W इंटू n और यहां पर n। जहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो E जो है हमारा वो इक्विवेलेंट वेट को डिनोट कर रहा है, m जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट कर रहा है, और जो हम लोगों का जो W है वो वेट को डिनोट कर रहा है। तो अगर किसी सब्सटेंस का हम लोगों को है ना वेट या मास दिया हुआ है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। अगर इक्विवेलेंट वेट भी हमको नहीं पता है तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर करेंगे। तो इसकी सहायता से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर सॉल्यूट का निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हम लोगों के पास, तो हम लोग कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हम लोगों को सॉल्यूट का अगर निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग जानते हैं कि वो बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, पर वो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, जबकि हम लोग को क्वेश्चंस में नॉर्मली जो वॉल्यूम है वो ml में होता है। तो अगर वॉल्यूम ml में रहेगा तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं मिलेगा, हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, वो हम लोगों को मिलेगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। तो अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेगा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेगा। इसी तरह अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट जो यहां पर मिला है अगर उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग ने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है, और अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता है तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को n फैक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पता हो जाएगा। यानी जब भी अगर कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होगा। और या फिर अगर कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है
तो भी हम लोग कहेंगे कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो रिएक्टेंट का है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कभी कभी एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को सवाल में दिया रहेगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो हम लोग समझेंगे कि जो दो रिएक्टेंट है दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोगों का क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हम लोग समझ सकते हैं वो पॉइंट जहां पर रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। तो अगर कभी है ना क्वेश्चन ऐसा है कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट और दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना सेम होगा। तो हम लोग N1V1 बराबर N2V2 यहां पर लिख रहे हैं, यह मानते हुए कि जो रिएक्टेंट्स है वो दोनों सॉल्यूट है। ठीक है, तो N1V1 जो हो जाएगा वो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, और N2V2 हो जाएगा वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो अगर दोनों के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे N1V1 बराबर हो जाएगा हम लोगों का N2V2। तो जब भी इक्विवेलेंस पॉइंट अगर बोला जाए तो इसका मतलब समझेंगे कि दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर चुके हैं और दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो अब सेम हो चुका है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 392 reacts completely with 50 ml of N/10 KMnO4 solution, the percentage purity of the sample of more salt is। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमसे परसेंटेज प्यूरिटी पूछा जा रहा है, यानी ये जो मास है मोर सॉल्ट का इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हम लोगों का मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा कि एक्चुअल में जो कितना अमाउंट है जो प्योर हम लोगों का मोर सॉल्ट मौजूद है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, मोर सॉल्ट और KMnO4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में कि जो नंबर ऑफ है ना ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ जो मोर सॉल्ट होगा वो बराबर होगा है ना किसके, हम लोगों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 का, क्योंकि यही दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां पे मोर सॉल्ट का कैसे निकलेगा, तो हम लोगों का एक्चुअल वेट तो नहीं पता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे W बाई जो फॉर्मूला होता है M इंटू N, और यहां पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो KMnO4 यहां पर है ना सॉल्यूट है। तो KMnO4 का अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसके लिए हम लोग को नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये ग्राम वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट्स KMnO4 का हो गया और ये हम लोगों का ग्राम इक्विवेलेंट्स मोर सॉल्ट का हो गया, जहां हम लोगों को W जो है वो नहीं पता है तो W रहने देते हैं, और M मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 392। ठीक है, और मोर सॉल्ट का इन फैक्टर अभी हम लोग ने पढ़ चुका है ये 1 होता है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 1/10 और वॉल्यूम हम लोगों को लीटर में चाहिए, पर यहां दिया हुआ है 50 ml, तो हम लोग यहां पर 50 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा यहां पर है ना 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000 और इंटू यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 392, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का 1.96 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों का प्योर जो है वो मोर सॉल्ट इसमें मौजूद है। तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकलेगा, तो परसेंटेज प्यूरिटी निकलता है कि कितना एक्चुअल अमाउंट है 1.96 ग्राम और टोटल अमाउंट कितना है 2.5 ग्राम है, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये प्योर हो गया, ये इम्प्योर हो गया और इंटू 100, तो परसेंटेज प्यूरिटी निकलता है प्योर डिवाइडेड बाई प्योर मास डिवाइडेड बाई इम्प्योर मास,
और इंटू 100, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को करीब 78.4% आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 ग्राम ऑफ अ सॉलिड डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब होता है वो एसिड जिसमें 2H प्लस हो, यानी N फैक्टर यहां पर 2 हो गया, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड by 25 ml of 0.25 molar barium hydroxide solution. Molecular mass of the acid is. तो यहां पर कहा जा रहा है कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक जो है डाइबेसिक एसिड जिसका N फैक्टर 2 है, और दूसरा जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका भी N फैक्टर 2 है। तो जानते हैं हम लोग कि जब भी दो सब्सटेंस अगर रिएक्ट करेगा तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हम लोगों का है ना सेम होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये डाइबेसिक एसिड है इसका जो हम लोगों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स W/M इंटू N फैक्टर होगा, और ये बराबर हो जाएगा N इंटू V, जहां पर ये लीटर में होना चाहिए। तो हम लोगों को मास दिया गया है एसिड का 1.25, और हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, लेकिन N फैक्टर 2 दिया हुआ है डाइबेसिक, तो यहां पर 2 लिख लेंगे। और नॉर्मेलिटी यहां पर हम लोगों को नहीं पता है, उसकी जगह मोलैरिटी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मोलैरिटी में हम लोग N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। और बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसमें 2 OH माइनस के आयन है, यानी इसका N फैक्टर हम लोगों का 2 है। तो हम लोग कहेंगे कि मोलैरिटी हो गया 0.25 इंटू N फैक्टर, ये हम लोगों का नॉर्मेलिटी हो गया। और वॉल्यूम लीटर में चाहिए, 25 ml है तो 25 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर अब हम यहां से मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 2 इंटू 1000, और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 0.25 इंटू 2 इंटू 25। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का 200 आ जाएगा, यानी वो जो एसिड है, जो डाइबेसिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का 200 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास 1 मोल फेरस ऑक्सलेट है, तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट कराना है, तो हम लोगों को कितना मोल्स KMnO4 चाहिए एसिडिक मीडियम में। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फेरस ऑक्सलेट होता है Fe(C2O4) और ये कन्वर्ट होता है Fe3+ और प्लस CO2 में, और हम लोगों ने इसके लिए जो N फैक्टर निकाला था वो 3 निकाला था, क्योंकि Fe यहां पर +2 है और +3 है, तो Fe में 1 का चेंज हुआ, और कार्बन यहां पर +3 है और ये यहां पर +4 है, तो कार्बन में भी 1 का चेंज हुआ, लेकिन यहाँ कार्बन के एटम्स की संख्या 2 है, तो 2 चेंज हुआ कार्बन में 2 बढ़ा, Fe में 1 बढ़ा, तो टोटल जो इंक्रीज हुआ वो 3 का हुआ, और इसीलिए इसका N फैक्टर हमारा 3 है। जबकि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था Mn2+ में, जहां यहाँ पर +7 है और Mn+2 में है, तो इसके लिए हम लोगों का जो N फैक्टर है वो 5 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर। तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 निकालना है, तो अगर हम लोगों को KMnO4 के मोल्स की संख्या नहीं पता है तो उसको हम लोग X ले लेते हैं, और KMnO4 का हमारा N फैक्टर 5 होता है, तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया KMnO4 का। जबकि फेरस ऑक्सलेट का हमारा N फैक्टर 3 है और इसके मोल की संख्या 1 है, तो अगर हम लोग मोल में N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फेरस ऑक्सलेट का निकल जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स KMnO4 का, और ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फेरस ऑक्सलेट का। तो दोनों हम लोगों का इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है। और अब यहां से अगर हम लोग X निकालेंगे तो X यहां से 3/2
5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आईआईटी में ही पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ions in acidic solution। तो हम लोग जानते हैं SO3 जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, तो SO3 कन्वर्ट होता है SO4 में, और यहाँ पर N फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सल्फाइट आयन के लिए N फैक्टर क्या है हम लोगों के पास 2। तो जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है, तो हम लोगों को मोल्स ऑफ KMnO4 निकालना है। तो फिर से अगर KMnO4 के मोल्स की संख्या x माने तो x × 5 ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, KMnO4 का, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फाइट आयन से, जिसके मोल की संख्या यहाँ पर 1 दिया हुआ है और उसका N फैक्टर 2 होता है, तो ये 1 × 2 हो गया। और यहां से अगर हम लोग x निकालें तो x का वैल्यू हमारा 2/5 हो जाएगा और इसीलिए हमारा आंसर यहां पर A आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, इसका मतलब हुआ H2C2O4 और डाइहाइड्रेट है .2H2O, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 दिया गया है, इज मेड अप टू 250 ml। मतलब हम लोगों के पास 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है और उसको हम लोग 250 ml सॉल्यूशन में डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2C2O4.2H2O molecular weight 126 is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के पास एक ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो है वो 250 ml है और उसमें उसका 6.3 ग्राम जो है वो मौजूद है। अब हम लोग उसका जो है 10 ml निकाल रहे हैं और उसको रिएक्ट करा रहे हैं 0.1 नॉर्मल NaOH से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये NaOH जो कि 0.1 नॉर्मल है उसका हम कितना वॉल्यूम लें ताकि वो इस सॉल्यूशन के 10 ml को कंप्लीटली जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का उसका हम लोगों को नॉर्मेलिटी निकालना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर 2 होता है क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं जो एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मेलिटी देखें, है ना, तो नॉर्मेलिटी हम लोग जानते हैं, उसका एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास। नॉर्मेलिटी बराबर होता है W × N डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट और इंटू वॉल्यूम, और ये हमारा लीटर में होना चाहिए। ठीक है, W वेट हो गया सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई N फैक्टर ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, तो वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और उसको वॉल्यूम लीटर से डिवाइड कर देंगे तो वो हम लोग का नॉर्मेलिटी हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है 6.3, N फैक्टर होता है 2 और मॉलिक्यूलर वेट 126 और वॉल्यूम जो है वो 250 ml है, तो 250 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 6.3 × 2 डिवाइडेड बाई 126 और ये 1/4 है तो 4 यहां पर है ना ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हम लोगों का है ना 0.4 नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी हम लोगों का 0.4 नॉर्मल आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो सॉल्यूशन आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला N1V1 बराबर N2V2। तो देखिए इस सॉल्यूशन से कितना निकाला गया है 10 ml जिसका नॉर्मेलिटी है 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 और यहां पर हम लोग 10 ml में लिए हैं तो ये भी हमारा जो वॉल्यूम है वो ml में ही आएगा।
और यहां पर जो नॉर्मेलिटी है ना NaOH का, वो 0.1 है और वॉल्यूम नहीं पता है V2, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमारा V2 जो है वो 40 ml जो है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का A हो जाएगा।